A very good morning students. लास्ट क्लास में हमने फ्रॉग विच इज एन एम्फीबियन उसके हैबिट, हैबिटेट एंड उसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया, इन विच वी रेड इन डिटेल अबाउट इट्स हेड एंड इट्स ट्रंक. Now in today's class we'll begin with the anatomy of frog, that is we'll talk about all the systems. अब स्टूडेंट जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था, फ्रॉग जो है वो क्योंकि एक वर्टिब्रेट है तो उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारी तरह हैं और बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको मिलेंगी जब हम इसके वेरियस सिस्टम्स को स्टडी करेंगे. हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ फ्रॉग को डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सिस्टम एंड दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है जो माउथ टू एनस होता है. माउथ, अगर आपको याद हो, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, रेक्टम एंड फाइनली एनस के थ्रू फीकल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल गेट्स एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. इसके अलावा हमारे सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट तो नहीं है बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन. 3 ग्लैंड्स हम पढ़ते हैं बेसिकली. ह्यूमंस में हम 4 ग्लैंड्स पढ़ते हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. फ्रॉग में भी एलिमेंट्री कैनाल है, फ्रॉग में भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं बट सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट है. लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज 3 ही ग्लैंड्स हैं. तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की. नाउ पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका वो ये है कि फ्रॉग जो है वो कार्निवोर्स हैं, ह्यूमंस जो है वो ओमनीवोर्स हैं. वी कैन फीड ऑन प्लांट मैटर एज वेल एज एनिमल मैटर. क्या आपको मालूम है कि फ्लैश को डाइजेस्ट करने में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या प्लांट मैटर को डाइजेस्ट करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? यू विल बी सरप्राइज्ड स्टूडेंट्स, प्लांट मैटर जो होता है उसको डाइजेस्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है. और क्योंकि ये प्लांट मैटर को ले ही नहीं रहे हैं, एक्चुअली प्लांट्स के अंदर सेल वॉल मिलती है क्योंकि प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है. तो क्योंकि प्लांट मैटर में सेल्यूलोज मिलता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए जितने भी ओमनीवोरस एनिमल्स हैं या हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल बहुत लंबी होती है, लॉन्ग होती है, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम लगेगा उस प्लांट मैटर को डाइजेस्ट करने में. बट ये तो प्लांट मैटर को इनटेक ही नहीं कर रहे हैं, दे आर टेकिंग ओनली फ्लैश, दे आर टोटली कार्निवोर्स. इसलिए इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ भी नेचर ने शॉर्ट कर दी है, छोटी कर दी है. और एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा पार्ट छोटा हुआ है? जो इंटेस्टीन है उसकी लेंथ छोटी हो गई है. ये पहला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. लेट अस राइट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज दे आर कार्निवोर्स, दैट मीन्स दे विल फीड ऑन फ्लैश and hence short elementary canal. Hence they have short elementary canal. और इसमें भी किस चीज की लेंथ, माउथ वगैरह तो उतना ही है बट मेनली जो इंटेस्टिनल लेंथ है उसे शॉर्ट कर दिया है. इंटेस्टिनल लेंथ इज रिड्यूस्ड. Now this is a very important question. ये पूछा जाता है कि out of which of the following organism has shorter elementary canal? One option will be frog. And why? Because they are carnivorous, they don't need to digest the plant matter, so they don't need a very long elementary canal, so it is shortened. Now क्या क्या parts होंगे digestive system के? Parts. There will be 2 parts. जैसा कि हर एनिमल में हमने पढ़ा है. नंबर 1, देयर विल बी एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल एंड देयर विल बी सम ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड, सो दे आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. जैसा कि ह्यूमंस में भी होता है. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन. नाउ हमारे में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ टू एनस होती है. इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ टू क्लोएका होती है.
व्हाट इज दिस क्लोएका? हम ऑलरेडी इसको एनिमल किंगडम में डिस्कस कर चुके हैं। जो एम्फीबियंस हैं, कुछ फिशेज हैं, बर्ड्स हैं, इनमें क्लोएका प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स बॉडी के एंड में एक पोस्टीरियर चेम्बर होता है जिसमें एनस भी ओपन होता है, यानी फीकल मैटर भी ओपन होता है, जिसमें यूरिनरी ओपनिंग्स भी ओपन होती हैं, और इसी में जो गैमीट्स लेकर आने वाली चैनल्स हैं वो भी ओपन होते हैं। और यानी कि इस चेम्बर के अंदर फीकल मैटर, यूरिन एंड गैमीट्स तीनों प्रेजेंट होंगे। And then it opens out through a single aperture, a single hole which is called cloacal aperture. मैंने आपको एनिमल किंगडम में बताया था, अगर आपको चेक करना है कि उस एनिमल के अंदर क्लोएका नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या नहीं, आप उसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा कर अगर उस एनिमल में एक छेद दिख रहा है यानी वो क्लोएका है, और अगर उसमें 2 या 3 होल्स हैं दैट मीन्स क्लोएका नहीं है। जैसे ह्यूमन फीमेल्स में 3 होल्स मिलेंगे, एक एनस जिसके थ्रू फीकल मैटर बाहर आएगा, एक वजाइना और एक यूरिनरी ओपनिंग, यूरेथ्रा की ओपनिंग। तो अगर सिंगल होल है दैट मीन्स दे हैव क्लोएका। सो माउथ टू क्लोएका इज द क्लोएका, और यू कैन से क्लोएकल अपर्चर इज द एलिमेंट्री कैनाल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नाउ इट हैज 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, 1, 2 एंड 3। यहां पर मैं लिख देती हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं है, नो सलाइवरी ग्लैंड्स। ये पूछते हैं, फ्रॉग के पास सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता है, नो सलाइवरी ग्लैंड। कौन कौन से 3 ग्लैंड्स हैं? वही जो हमारे पास हैं। 1 इज लिवर, देन गॉल ब्लैडर, एंड द थर्ड वन इज द पैनक्रियाज। फर्क सिर्फ इतना है कि ह्यूमंस में सलाइवरी ग्लैंड्स भी है और फ्रॉग्स में वो एब्सेंट है, पैनक्रियाज। नाउ लिवर जो है हम जानते हैं जैसा ह्यूमंस, इसमें बहुत कुछ ह्यूमंस की तरह है। ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, फ्रॉग में भी ऐसे ही है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लिवर हमारी बॉडी में क्या काम करता है? बाइल सिक्रीट करता है, और ये बाइल गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, और ये बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। यहां पर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। इनका लिवर कहां प्रेजेंट होता है? ये थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, हार्ट के पास में। So it is present in upper thorax region near heart. Now what will it produce? This is very important. It secretes bile. Bile कैसा होता है? ग्रीनिश कलर का होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है। So it is greenish alkaline. इसमें कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, नो एंजाइम्स। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इट इज अल्कलाइन, ग्रीनिश। क्वेश्चन आता है कि अ जूस प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग्स विच इज ग्रीनिश, अल्कलाइन, और विच डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स, इट इज द बाइल। सो इट सिक्रीट्स बाइल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाइल क्या करेगा? बाइल जो है दिस helps in fat digestion which is called fat emulsification. ये बाइल का फंक्शन हो गया। नाउ लिवर की जो डक्ट होती है उसे कहते हैं हिपैटिक डक्ट। हिपार वर्ड जो है ये हमेशा लिवर के लिए यूज करते हैं। सो दे हैव हिपैटिक डक्ट्स। दीज हिपैटिक डक्ट्स विल कैरी द बाइल। ये बाइल जाके स्टोर होगा, जो लिवर है, सपोज दिस इज लिवर, लिवर के पीछे पोस्टीरियर साइड में एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। यहां पे जाकर ये बाइल स्टोर हो जाएगा। सो इट इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर। इट्स अ स्मॉल थैले जैसा सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड इट स्टोर्स बाइल, स्टोर्स बाइल। ऑलराइट, इसकी डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। नाउ हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट ये दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। आप इसको इमेजिन कीजिएगा, लिवर से बाइल बना, दोनों हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू वो पहुंचा गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकली। ये हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलकर अब ये क्या लेके जा रही है? बाइल। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। सो लेट मी राइट हियर दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कॉमन बाइल डक्ट? कॉमन बाइल डक्ट is equal to hepatic ducts
दो हैं जो, प्लस सिस्टिक डक्ट. ऑलराइट, सो कॉमन बाइल डक्ट इज इक्वल टू हेपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट. नाउ वेयर इज पैनक्रियाज? हमारे बॉडी में क्या होता है? पैनक्रियाज जो डिओडेनम का लूप बनता है वहां पे प्रेजेंट होता है. इसमें जो पैनक्रियाज है वो स्टमक और डिओडेनम के बीच में लूप बनता है. अभी हम डायग्राम बनाएंगे. सो इट इज प्रेजेंट इन लूप बिटवीन स्टमक एंड डिओडेनम. व्हाट डज इट डू? ये पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है और ये जूस जो है इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबको डाइजेस्ट करेंगे, सबका ब्रेक डाउन करेंगे. सो इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियाटिक जूस. और पैनक्रियाटिक जूस में क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स हैं. लॉट ऑफ एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबके लिए. इसकी जो डक्ट होती है, छोटी छोटी डक्ट्स जो ये जूस को लेकर आ रही हैं, दे आर कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट्स. मेनी पैनक्रियाटिक डक्ट्स. और स्टूडेंट्स, ये जो बाइल डक्ट है और पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों ज्वाइन करके बनाती हैं कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. सो let me write here that hepatopancreatic duct. Pancreatic duct कैसे बनेगी ये? This let me write, ये A है, ये B है, ये बनेगी A plus B से. Alright, this is very very important. Common bile duct जो लिवर और गॉल ब्लैडर से बाइल लेकर आ रही है, और पैनक्रियाटिक डक्ट्स जो पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक जूस को लेकर आ रही हैं, ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे और बनाएंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट. ये जाकर ओपन होगी डिओडेनम में. वो कैसे, वो भी हम देखेंगे. नाउ दिस इज अबाउट द ग्लैंड्स. देयर आर नो सलाइवरी ग्लैंड्स. देयर इज लिवर which secretes bile, there is gallbladder which stores bile, and there is pancreas which secrete pancreatic juice. Plus pancreas hormones भी produce करते हैं as endocrine glands. We'll talk about it later. Now let's talk about the alimentary canal. Alimentary canal. क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. माउथ टू क्लोएका. सो द फर्स्ट इज द माउथ. अब माउथ वी नो, माउथ इज माउथ. एक छेद है, एक स्लिट है जिसके थ्रू फूड अंदर जाएगा. हमारा अब क्योंकि ये नैथोस्टोमाटा डिवीजन को बिलोंग करते हैं, सो इसके माउथ विल बी वेल सपोर्टेड बाय जॉज. हमारे माउथ में भी दो जॉज हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, दो जबड़े, इनमें भी दो जॉज हैं. आप जरा इमेजिन करिएगा आपका कौन सा जॉ मूव करता है? लोअर जॉ मूव करता है, अपर जॉ फिक्स होता है. इसमें भी सेम होता है. सो दे हैव इमूवेबल, इट इज सराउंडेड बाय मूवेबल upper jaw just like humans and movable lower jaw. ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका कौन सा जॉ मूव करता है और कौन सा नहीं. movable lower jaw. So it is protected by this. That means they can open their mouth, they can close their mouth. Now which is the second structure? Mouth जो है वो ओपन होगा ओरल कैविटी में, बट फ्रॉग्स के अंदर ओरल कैविटी और फैरिंग्स वाला जो एरिया है वो मर्ज हो जाता है, तो इसीलिए उसको टोटल कहते हैं बक्को फैरिंजियल कैविटी. सो माउथ विल ओपन इनटू बक्को फैरिंजियल कैविटी. नाउ इस कैविटी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं. इसी कैविटी में टंग मिलेगी, टीथ मिलेंगे और भी कई स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. सो लेट अस सी व्हाट आर दे. So it consists of, now this is very very important. Number 1, इसमें मिलेगी टंग. क्वेश्चन पूछते हैं फ्रॉग की टंग जो है वो बिल्कुल हमारे टंग से उल्टी होती है, ऑपोजिट होती है, यानी इसका फ्रंट पार्ट जो है वो फिक्स होता है और हाइंड पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट जो है वो फ्री होता है. सो फ्रंट फिक्स्ड, हाइंड एंड फ्री. कैसी होती है ये लंबी होती है. इट इज लॉन्ग
बाहर मूव कर सकती है, सो इट इज प्रोट्रूजिबल। स्टिकी होती है, स्टिकी एंड बायलोब्ड, इस तरह से दो लोब्स होते हैं, बायलोब्ड। क्या फंक्शन है इसका? जो मूव करते हुए लिटिल एनिमल्स हैं उनको पकड़ना, कैप्चर करना और माउथ के थ्रू बकल कैविटी के अंदर ले आना। सो इट स्वैलो, और रादर वी कैन राइट इट कैप्चर्स मूविंग ऑब्जेक्ट। और ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? एक्चुअली दे आर एनिमल्स, लिटिल एनिमल्स लाइक insects, mosquitoes, etc. So this tongue will move with a great speed, it will capture and it will put it inside the mouth. So this is about the tongue. इसी tongue के ऊपर taste buds भी present होती हैं. Now let's see the next structure. Buccal cavity में मिलेंगे teeth. Now इसका teeth बड़ा interesting character है students. इसमें बेसिकली दो टाइप के टीथ मिलते हैं, मैक्सिलरी टीथ एंड वोमेराइन टीथ। टू टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, बट जो इसका मेन टीथ है, जिसको हम टीथ की जब हम बात करते हैं, वो मैक्सिलरी टीथ होता है। ये तो कुछ रफ पैचेस हैं जो इंटरनल लेयर के पास में प्रेजेंट है। सो व्हाट वी आर टॉकिंग इज द मैक्सिलरी टीथ। हमारे माउथ में जो टीथ है, माउथ कैविटी में, वो कहां प्रेजेंट है? अपर जॉ, लोअर जॉ, दोनों में प्रेजेंट है। इनके में टीथ इज प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर जॉ। दिस इज अ क्वेश्चन, ओनली ऑन अपर जॉ, नो टीथ इन द लोअर जॉ, ओनली ऑन अपर जॉ। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे में 4 टाइप के टीथ मिलते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। दैट मीन्स वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, सो वी आर हेटेरोडोंट्स। इनके सारे मैक्सिलरी टीथ का शेप एंड स्ट्रक्चर सेम होता है, दे हैव सिमिलर टाइप ऑफ टीथ, सो दे आर होमोफायोडोंट। होमोफायोडोंट, दैट मीन्स दे हैव ऑल टीथ सिमिलर। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें वोमेराइन टीथ भी तो मिल रहे हैं, तो रफ पैचेस हैं नेयर्स के पास। टीथ से मतलब हमारा मैक्सिलरी टीथ ही है, सो दे आर होमोफायोडोंट। ये सब क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हमारे जो टीथ हैं वो पूरी लाइफ में कुछ टीथ एक ही बार आते हैं और कुछ टीथ 2 बार आते हैं। मिल्क टीथ फॉल्स एंड देन परमानेंट टीथ कम्स, सो वी आर डाइफायोडोंट। इनके जो टीथ होते हैं ये बार बार गिरते हैं और बार बार रिप्लेस होते हैं, दैट मीन्स दे आर polyphyodont. Poly means many, so their teeth are replaced many times. बार बार गिरेंगे, बार बार नए टीथ अराइज हो जाएंगे। फिशेस में भी ऐसे ही होता है। और ऐसा क्यों है? क्यों बार बार गिर रहे हैं ये, और हमारे क्यों नहीं गिरते? हमारे जो टूथ है, वो जो जॉ है, जबड़ा जो है, उसमें जो सॉकेट है एक, उस सॉकेट के अंदर अच्छे से धसा हुआ है, इसीलिए हमारा टीथ इजीली डज नॉट फॉल। इस डेंटिशन को कहते हैं थीकोडोंट कंडीशन। इनमें ऐसा नहीं होता, इनके जॉज में कोई फिक्स सॉकेट्स नहीं है, इनके टीथ केवल एक स्टिकी सब्सटेंस, एक सीमेंट से चिपके हुए हैं। तो क्योंकि वो चिपके हुए हैं तो थोड़ा सा भी कोई इंजरी होगी तो ये फटाक से टूट जाएंगे, और टूटेंगे तो हमें दोबारा से टीथ चाहिए, फ्रॉग को दोबारा टीथ चाहिए, तो वो बार बार रिप्लेस भी होते हैं। इस तरह के डेंटिशन को कहते हैं एक्रोडोंट डेंटिशन। सो देयर टीथ आर एक्रोडोंट, दैट मीन्स फिक्स्ड विथ एडेसिव मटेरियल। एक आप ऐसा समझिए कि हमारे टीथ सॉकेट में ना घुसे होकर एक गम से, फेविकॉल से बस हल्का सा उसको जॉज में ऊपर ऊपर अपन अटैच कर दें, तो क्या होगा? वो बार बार टूटेंगे और बार बार गिरेंगे, झड़ेंगे, फॉल होंगे, तो बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा। सो दे आर एक्रोडोंट, पॉलीफायोडोंट, होमोडोंट। ऑलराइट, नाउ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। हमारे टीथ का मेन काम क्या होता है? फूड को ग्राइंड करना, मैस्टिकेट करना, उसको च्यू करना। यहां पर टीथ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या करते हैं? सिर्फ जो प्रे आया है, जो शिकार आया है, जो भी इंसेक्ट है, जो भी एनिमल है, उसे हल्का सा इंजर कर देंगे और टीथ प्रिवेंट करेगा कि वो फॉल ना हो। बाकी वो उसमें मैस्टिकेशन नहीं कर रहा, दे आर नॉट डूइंग द ग्राइंडिंग।
वो जो भी प्रे है वो एज इट इज ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचेगा और फिर उसका डाइजेशन वहां पर शुरू होगा. सो दे आर नॉट मैस्टिकेटरी. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. ऑल द पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन व्हाट डू दे डू? इट ओनली इंजर्स द प्रे एंड प्रिवेंट्स फॉल ऑफ. उसको गिरने ही नहीं देता माउथ कैविटी से बाहर. एक हल्की सी दीवार की तरह वर्क करता है. सो दिस इज अबाउट द टीथ. नाउ हम बक्कोफैरिंजियल कैविटी की बात कर रहे हैं. इसमें टंग मिलेगी, टीथ मिलेगा और क्या क्या मिलेगा? जो दोनों ये एक्सटर्नल लेयर्स है, फिर नेजल चेंबर होगा और फिर इंटरनल लेयर की ओपनिंग भी यहीं पर होगी. सो इट हैज ओपनिंग ऑफ इंटरनल लेयर्स. देन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो थ्रोट है मेल फ्रॉग की, वह उसकी बेस पर दो वोकल सैक्स हैं. ये वोकल सैक्स की ओपनिंग भी कहाँ होगी? इसी बक्कोफैरिंजियल कैविटी में. सो ओपनिंग ऑफ वोकल सैक्स. देन जैसा ह्यूमंस में होता है, हमारे फैरिंग्स में एक ट्यूब आकर खुलती है जो मिडिल ईयर से कनेक्टेड है. ये ईयर और थ्रोट के प्रेशर को मेंटेन करती है, जिसे यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं. हम इसे और डिटेल में ह्यूमन सिस्टम में पढ़ेंगे. सो इट दिस ऑल्सो हैज ओपनिंग ऑफ Eustachian tube. So these are the few openings which are found in the buccopharyngeal cavity. आप इसको नोट डाउन करिए and then we'll read about the other parts of the alimentary canal. Please note it down. So now students, we have seen that we started with the mouth and then we talked about the buccopharyngeal cavity. अब जो फूड है वो buccopharyngeal cavity से कहाँ जाएगा? Esophagus में. So the third structure is esophagus. इनमें क्योंकि नेक नहीं है, हमारे में ईसोफेगस पूरी ये लंबी जा रही है, इनमें नेक नहीं है. सो ईसोफेगस की लेंथ भी थोड़ी सी शॉर्ट होती है. सो दिस इज ऑल्सो शॉर्ट. एंड वाई? बिकॉज नेक इज एब्सेंट. सो इट इज ऑल्सो शॉर्ट. ईसोफेगस का वर्क हर जगह सेम होता है. नो डाइजेशन. इट विल ओनली कैरी द फूड फ्रॉम बक्कोफैरिंजियल कैविटी टू द स्टमक. सो द नेक्स्ट ऑर्गन इज द स्टमक. स्टमक जो है यहां पे डाइजेशन स्टार्ट होगा. ह्यूमंस में डाइजेशन सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू माउथ कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन. बट यहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं है, तो डाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम स्टमक. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन पूछते हैं. डाइजेशन स्टार्ट्स. किस किस का डाइजेशन होगा? यहां पे मेनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है. प्रोटीन डाइजेशन. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का डाइजेशन इंटेस्टीन में होता है. सो इट हैज प्रोटीन डाइजेशन. यहां से जो गैस्टर है, जो स्टमक है, वो टू टाइप्स के. स्टूडेंट्स हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे और थ्योरी सॉल्व होगी, हम वही पार्ट पढ़ रहे हैं. इसका स्टमक बिल्कुल ह्यूमन स्टमक की तरह होता है. पाइलोरिक पार्ट होता है, कार्डियक पार्ट होता है, फंडिक पार्ट होता है. वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स. स्टमक जो है वहां उसके अंदर दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पेप्टिक सेल्स एंड ऑक्जेंटिक सेल्स. पेप्टिक सेल सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन. दिस इज सिक्रीटेड बाय पेप्टिक ग्लैंड्स और द पेप्टिक सेल्स. ये जो पेप्सिनोजन है, चलिए हम पहले कुछ और लिख लेते हैं. और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम जानते हैं स्टमक में एसिड बनता है. दिस इज सिक्रीटेड बाय द ऑक्जेंटिक सेल्स. ऑक्जेंटिक सेल्स. ये HCl क्या करेगा? इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा. और ये जो पेप्सिन है ये फिर प्रोटीन का डाइजेशन करता है. दिस इज हाउ द प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम. ऑलराइट. सो इट सिक्रीट्स पेप्सिनोजन एंजाइम एंड HCl एंड देन इट विल बिगिन द प्रोटीन डाइजेशन. नाउ ये जो फूड है जो हाफ डाइजेस्ट हो चुका है, पार्टली डाइजेस्ट हो चुका है स्टमक के अंदर, इसमें क्योंकि HCl मिक्स्ड है यानी ये एसिडिक फूड है. सो पार्टली डाइजेस्टेड, पूरा डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्टली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमंस में भी हम सेम पॉइंट्स लिखेंगे, इसे काइन कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज काइन? इट इज द पार्टली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड विच इज फाउंड इन द स्टमक। यहां से ये जो फूड है, जो काइन है, वो पास होगा इंटेस्टीन में। सो द नेक्स्ट पार्ट इज द इंटेस्टीन। इंटेस्टीन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्मॉल इंटेस्टीन। स्मॉल इंटेस्टीन में दो पार्ट्स हैं, वी हैव डिओडिनम एंड इलियम। यहां पे जेजुनम नहीं है स्टूडेंट्स, डिओडिनम एंड इलियम। अगर हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, माउथ से लेके क्लोएका तक, तो जो सबसे लंबा पार्ट है वो यही स्मॉल इंटेस्टीन है, ऑल्दो वो शॉर्ट है क्योंकि ये कार्निवोर्स हैं। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अ क्वेश्चन। अब डिओडिनम और इलियम जो है, यहां पर क्या होगा, फूड का कंप्लीट हो जाएगा डाइजेशन। थोड़ा डाइजेशन तो यहां हो चुका है, बट बचे हुए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब का टोटल डाइजेशन हो जाएगा। ऑलराइट, सो यहां पे डाइजेशन कंप्लीट्स, यहां पर डाइजेशन स्टार्ट्स एंड हियर इट कंप्लीट्स। ये दोनों ही क्वेश्चन है। और क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन, देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। पूरा का पूरा जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स में के थ्रू, ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाया जाएगा ताकि उससे एनर्जी मिले बॉडी को। सो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। किस किस का डाइजेशन हो रहा है यहां पे? तीनों का। यहां सिर्फ प्रोटीन का हो रहा था, यहां पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, सबका डाइजेशन हो रहा है। नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलराइट, और इस डाइजेशन के लिए डिओडिनम में क्या क्या खुल रहा है? एक तो बाइल आ रहा है लिवर से, गॉल ब्लैडर एंड लिवर से, पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है पैनक्रियास से। ये दोनों किसके थ्रू आ रहे हैं? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। ऑलराइट, सो लेट मी राइट दैट duodenum receives, what does it receives? Hepatopancreatic duct। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट मतलब वो डक्ट जो बाइल भी लेकर आ रही है प्लस पैनक्रियाटिक जूस भी लेकर आ रही है। ऑलराइट, इट रिसीव्स हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। इसके अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, बाइल प्रेजेंट है, तो फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, सबका डाइजेशन हो जाएगा। नाउ यहां ये तो डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा? वो पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टीन में। और यहां पर लार्ज इंटेस्टीन का मतलब है रेक्टम। रेक्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टम। देयर इज नो कोलॉन, देयर इज नो सीकम, देयर इज ओनली रेक्टम। सो रेक्टम क्या करेगा? जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको रिसीव करेगा और उसमें से थोड़ा और वाटर को रीएब्सॉर्ब कर लेगा ताकि जो सॉलिड मैटर है, फीसेस, वो क्लोएका में जा सके। यहां पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट और लिखना है हमको कि जो जब ये फूड डिओडिनम में पहुंचा और इसको ये सारे एंजाइम्स वगैरह मिले, तो ये अल्कली नेचर इसको प्रोवाइड कर देते हैं, ये इसको बेसिक बना देते हैं क्योंकि इनके पास बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। सो लेट मी राइट हियर दैट ये जो एसिडिक फूड है स्टमक का उसे काइन कहते हैं, और जो अल्कलाइन फूड है, अल्कलाइन फूड विच इज फाउंड इन इंटेस्टीन, इसे काइल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइल एंड काइन। सो काइल इज द अल्कलाइन फूड वेयर इज काइन इज द एसिडिक फूड। सो व्हाट डज रेक्टम डू? इट रिसीव्स एंड स्टोर्स अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रेक्टम में आ गया और रेक्टम क्या करता है? इसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब्स वाटर, और फिर रेक्टम इसे थ्रो करेगा क्लोएका में। क्लोएका, फ्रॉम रेक्टम इट विल गो इनटू क्लोएका थ्रू एनस, और क्लोएका जो है दिस विल
throw waste material, throw feces or waste material through cloacal aperture outside the body. All right. So mouth, buccopharyngeal cavity, which has teeth, tongue, goes into the esophagus. From there into stomach. Digestion starts, mainly protein digestion. Then it goes into small intestine. Digestion completes of all the three components and absorption of food. Absorption of food कैसे होता है students? विलय के through. विलय and microvilli. Then it goes, the undigested food comes into the rectum. From rectum it goes into the cloaca. From cloaca through cloacal aperture it is thrown out of the body. All right, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को स्टडी करेंगे. So now students, let us write down the exact process of digestion that happens. All right, so let's see this. The process of digestion. इसमें एलिमेंट्री कैनाल भी इन्वॉल्व होगी और वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होंगे. सबसे पहले क्या होगा? फूड का इनटेक, दैट इज इंजेशन ऑफ फूड. सबसे पहले हम खाना अंदर लेंगे. हम मतलब फ्रॉग की बात कर रहे हैं. इंजेशन ऑफ फूड कैसे अंदर लेगा ये? थ्रू माउथ विद द हेल्प ऑफ टंग. सो थ्रू माउथ with help of tongue it will capture that prey. वो अपने शिकार को पकड़ेगा और माउथ के थ्रू बक्कोफैरिंजियल कैविटी में पहुंचाएगा. बक्कोफैरिंजियल कैविटी से ईसोफेगस, ईसोफेगस में जाने के बाद उसका स्टार्ट होगा डाइजेशन. सो द सेकेंड प्रोसेस इज गैस्ट्रिक डाइजेशन. यहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स. अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं. ह्यूमंस में डाइजेशन बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है बिकॉज वी हैव सलाइवरी ग्लैंड्स. फ्रॉग में डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है. सो गैस्ट्रिक डाइजेशन क्या होगा यहां पे? प्रोटीन डाइजेशन. प्रोटीन डाइजेशन किसकी हेल्प से होगा? पेप्सिन एंड HCl. पेप्सिन एंड HCl. HCl जो है वो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट करेगा और ये फिर प्रोटीन्स को तोड़ेगा, यानी प्रोटीन डाइजेशन करेगा. नाउ गैस्ट्रिक डाइजेशन के बाद में वो फूड पहुंचेगा इंटेस्टाइन में. सो देयर विल बी इंटेस्टिनल डाइजेशन. दैट मीन्स द डाइजेशन विच विल हैपन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. किस किस का डाइजेशन होगा यहां पे? प्रोटीन, कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, तीनों का डाइजेशन होगा. ऑलराइट, किसकी हेल्प से होगा? लेट अस राइट. बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइन भी अपना जूस बना रही है विच इज कॉल्ड इंटेस्टिनल जूस. These all the three juices will help in the digestion. बाइल क्या करेगा? फैट इमल्सिफिकेशन. फैट का डाइजेशन में बाइल हेल्प करेगा. देयर आर नो एंजाइम्स इन द बाइल. Whereas जो पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूसेस में बहुत सारे एंजाइम्स हैं. दे हैव प्रोटीएजेस लाइक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स को तोड़ेंगे. फिर इनके पास में इस जूसेस में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी लाइक अमाइलेज जो स्टार्च को ब्रेक करेंगे, माल्टेज जो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ेंगे, एक्सेट्रा. और यहां पे लाइपेज भी प्रेजेंट है जो लिपिड्स को तोड़ेंगे. ऑलराइट, सो इस तरह से बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस तीनों मिलकर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स का कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये बाइल और पैनक्रियाटिक जूस कैसे पहुंच रहा है इंटेस्टाइन तक? विद द हेल्प ऑफ हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? ये जो डाइजेस्टेड फूड है इट विल बी एब्जॉर्ब्ड. सो द नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. डाइजेस्टेड फूड कहां होगा एब्जॉर्प्शन?
दिस अकर्स इन इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा ये, इलियम एंड डिओडिनम में। और यहां पर एब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए माइक्रोविलाई एंड विलाई प्रेजेंट होते हैं, जो हम ऑलरेडी एनिमल टिश्यू में डिस्कस कर चुके हैं। विथ हेल्प ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई दे विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। अब जो एब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज का, जो फाइनल कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, अमीनो एसिड्स का, विटामिन्स का, वाटर का, ये किसके थ्रू एब्जॉर्ब होंगे? ब्लड वेसल्स के थ्रू। जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो इनको पूरी की पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंचाएंगे थ्रू ब्लड कैपिलरीज। बट जो फैट का डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, यानी कि फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू, ये स्टूडेंट्स ब्लड के थ्रू नहीं एब्जॉर्ब होते हैं, ये लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, इनटू लिम्फ कैपिलरीज, एंड दीज लिम्फ कैपिलरीज आर कॉल्ड लैक्टियल्स इन इंटेस्टाइन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what are lacteals? They are the lymph capillaries present in the intestine, and what is the role? They help in the transportation of fat by absorbing them. Now what will happen? ये फूड एब्जॉर्ब हो गया और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका इजेशन होगा। सो देयर विल बी इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट, किसके थ्रू? थ्रू क्लोइकल अपर्चर। So this is how the process will take place. There will be ingestion, then there will be gastric digestion, only protein, then complete intestinal digestion, then absorption. This also occurs in intestine, and then finally the undigested food material will be thrown out of the body. और इसमें किस तरह से तीनों ग्लैंड्स हेल्प कर रहे हैं वो भी हमने देख लिया। लिवर और गॉल ब्लैडर बाइल लेकर आ रहा है और पैनक्रियाटिक जूस लेकर आ रहे हैं। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और फिर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। So we have seen the structure of digestive system, we have seen the process of digestion, that is the physiology of digestion, and now let's try to learn how to draw the diagram. This is also very very important. कैसे होगा स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमें बनानी है ईसोफेगस, ऑलराइट। ईसोफेगस के बाद हम यहाँ पे बकल कैविटी नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग फ्रॉम ईसोफेगस। इसके बाद आएगा स्टमक। स्टमक ह्यूमंस की तरह जे शेप्ड होता है, समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। ये स्टमक कंटिन्यू करेगा इंटेस्टीन में, पहले स्मॉल इंटेस्टीन, डिओडिनम, जेजुनम नहीं है इसमें, ओनली डिओडिनम एंड इलियम। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, यानी ये कुछ इस तरह से बनेगा, like this. Now let me draw it completely. All right. Now this will open into rectum. थोड़ा सा wide portion है, and then rectum will open into cloaca. क्लोएका जो है स्टूडेंट्स, यहां पर यूरिनरी ब्लैडर की भी ओपनिंग होती है, हम पढ़ेंगे जब हम इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। प्लस इस क्लोएका में यूरेटर्स भी आकर खुलते हैं जो यूरिन लेकर आ रहे हैं, तो इसे इस तरह से बनाया जाता है। और ये क्लोएका एक छेद के थ्रू, अपर्चर के थ्रू बाहर ओपन होगा। ऑलराइट, लेट मी लेबल दिस मच एंड देन वील ड्रॉ द ग्लैंड्स। सो दिस इज स्टमक। नाउ दिस पार्ट इज द इंटेस्टीन, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टीन। पहले डिओडिनम पार्ट हो जाएगा और फिर इलियम आ जाएगा। नाउ दिस इज द रेक्टम, जिसे हम लार्ज इंटेस्टीन कह देते हैं। ये है यूरिनरी ब्लैडर। ये ऑल्दो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, बट इसकी भी ओपनिंग होती है क्लोएका में।
ये जो ट्यूब्स हैं, ये यूरेटर्स हैं, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है. दिस स्ट्रक्चर इज द क्लोएका एंड दिस इज द cloacal aperture through which the undigested waste will be thrown out of the body. Now let us try to draw the glands. सबसे पहले लिवर बनाएंगे, जो सबसे बड़ा ग्लैंड है. यहाँ ऊपर कहीं पे हार्ट है और हार्ट के ही पास में लिवर है. किस तरह से होता है लिवर? इट्स अ लार्ज ग्लैंड. इट इज समथिंग लाइक दिस. अब मैं इस ईसोफेगस को कंप्लीट कर देती हूँ. ये ईसोफेगस यहां से कहीं से होती हुई आ रही है. ऑल राइट, सो दिस इज द ईसोफेगस विच इज शॉर्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नेक, एंड दिस इज द लिवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड. लिवर जो है ये लोब्स का बना रहता है. 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं मेनली. लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस. इस लिवर में बाइल सिक्रीट हो रहा है और हिपैटिक डक्ट्स हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड से, जो कि बाइल लेकर आएंगी. कहां आएंगी? गॉल ब्लैडर में. दिस इज अ गॉल ब्लैडर. ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है, छोटी सी सिस्टिक डक्ट, और ये कंटिन्यू करेगा पैनक्रियाज में. यहां पर पैनक्रियाज लगे हुए हैं. ये डक्ट अंदर आ गई. पैनक्रिया की खुद की भी डक्ट है. ये छोटी छोटी डक्ट्स हैं जो पैनक्रियाटिक जूस लेकर आ रही हैं, और ये इस बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन हो गई. और ये स्टमक में नहीं खुलेगी स्टूडेंट, ये यहां पे खुलेंगी इनटू द इंटेस्टाइन. यहां तक स्टमक है. ऑलराइट, सो लेट अस लेबल देम. दिस इज द गॉल ब्लैडर which will store the bile. Liver will produce the bile, and this is the pancreas which has pancreatic duct. All right, so this is the diagram for the digestive system of frog. We are talking about Rana tigrina. The esophagus, the stomach, the intestine, rectum, cloaca, cloacal aperture with 3 glands, liver, gallbladder and pancreas. आप इसे ड्रॉ करिए स्टूडेंट्स. फिर हम बात करेंगे the second, a very very interesting system of frog, that is the respiratory system. Please draw this diagram. All right. So now students, we have seen the digestive system, and now let's see the respiratory system. Now respiratory system of frog is very interesting. Why? We'll just talk. इसके लिए हम एक ट्रिक भी लर्न कर लेंगे ताकि हमें अच्छे से रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स याद हो जाएं. Now why it is interesting? मैंने ऐसा क्यों कहा? स्टूडेंट्स, अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में हमें पता है गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जिसके थ्रू वो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को अंदर लेती है और CO2 को एक्सचेंज करती है. बट इफ यू विल टेक आउट फिशेस फ्रॉम वाटर, दे विल डाई. ह्यूमंस की बात करें, अगर आपको तैरना आता है तो अलग बात है. अदरवाइज अगर आप पानी में गए, लैंड पे तो आप लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हो, बट अगर हम पानी में जाएंगे अंदर, हमें तैरना नहीं आता, वी डोंट नो स्विमिंग सपोज, सो व्हाट विल हैपन? वी विल सिंक. हम डूब जाएंगे. क्यों डूब जाएंगे? वी विल ड्राउन बिकॉज हमारे पास तो गिल्स है नहीं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन हो जाए. फ्रॉग को कोई टेंशन नहीं है. फ्रॉग बहुत मजे में है. क्यों? क्योंकि इसके पास में गिल्स तो नहीं है, बट इसके पास में मॉइस्ट स्किन है, जिसके थ्रू ये वाटर के अंडर आराम से रेस्पिरेशन करके वाटर में रह सकता है. प्लस इसके पास लंग्स भी हैं. स्किन तो हेल्प करेगा ही, साथ में लंग्स भी हैं जिसके थ्रू ये लैंड पर भी रेस्पिरेशन कर सकता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि फ्रॉग एक एम्फीबिया है. एम्फीबिया ऐसा एनिमल है विच हैज टू लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, सो इट शुड हैव द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच आर अडेप्टेड टू सर्वाइव बोथ द हैबिटेट्स. सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. दैट्स बिकॉज इट इज एन एम्फीबियन, तो इसके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो एक कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा, जैसा कि फिशेस में गिल्स हैं या रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स में लंग्स हैं. इसमें एक टाइप का नहीं होगा. दे हैव 3 काइंड्स ऑफ
organs. Now, पहला in water, when they are in the water, और जब वो विंटर स्लीप एंड समर स्लीप के लिए चले जाते हैं, यानी ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. अब ये तो अंडरग्राउंड हो गए हैं, लैंड पे आ ही नहीं रहे हैं, या ये पानी में है. तीनों ही कंडीशंस में लंग्स तो काम करेंगे ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट कमिंग ऑन लैंड. इस समय पे सिर्फ इनकी जो मॉइस्ट स्किन है उसके थ्रू ये रेस्पायर करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस respiration. They will show cutaneous respiration. किसके थ्रू होगा ये? मॉइस्ट स्किन के थ्रू. थ्रू मॉइस्ट स्किन. कैसी स्किन है? थिन, पतली होनी चाहिए ताकि गैसेस इजीली डिफ्यूज हो जाएं. वस्कुलर होनी चाहिए, उसके पास ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, तभी तो O2 CO2 का एक्सचेंज होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स ही तो O2 CO2 कैरी कर रही हैं. इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेसल्स के अंदर गैसेस जो डिजॉल्व हैं वो एक्सचेंज होंगी. सो थ्रू थिन, वस्कुलर एंड मॉइस्ट, क्योंकि इसमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, स्किन. हमने एक साथ लिख दिया है, तीनों पे क्वेश्चन आता है. थिन, वस्कुलर, मॉइस्ट स्किन, इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करेंगे जब ये वाटर के अंदर है या हाइबरनेशन एस्टिवेशन में है. और किस तरह से रेस्पिरेशन होगा? बाय डिफ्यूजन प्रोसेस, बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. सिंपल डिफ्यूजन होगा. ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है तो अंदर आ जाएगी बॉडी के, CO2 बॉडी में ज्यादा हो गई है तो बाहर डिफ्यूज हो जाएगी थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऑलराइट, इन वाटर और ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. नाउ व्हाट विल हैपन ऑन लैंड? ऑन लैंड, व्हेन द फ्रॉग इज ऑन लैंड, व्हाट विल हैपन? इस समय पे देर आर 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन. 3 मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन. 3 तरीके से ये रेस्पायर करेगा. 3 मोड्स. व्हाट आर दीज 3 मोड्स? लेट अस राइट 1, 2 एंड 3. लैंड पे स्टूडेंट्स 55% रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा. सो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं. पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ रेस्पिरेशन ऑन लैंड, एंड दिस इज अबाउट 55% ऑफ द टोटल रेस्पिरेशन. इट अकर्स थ्रू लंग्स. थ्रू लंग्स. लंग्स में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट है, और ये जो एल्वियोलाई हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. ये गैसेस को एक्सचेंज करेंगे बाय डिफ्यूजन विद द ब्लड वेसल्स. बाय डिफ्यूजन दे विल एक्सचेंज द गैसेस, दीज एल्वियोलाई. ये क्वेश्चन पूछते हैं. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज द एल्वियोलाई. नाउ इसके जो सेकेंड टाइप है, लैंड पे जब ये होगा तब ये 35% रेस्पिरेशन जो है वो स्किन के थ्रू ही करेगा, जो मॉइस्ट स्किन है. यानी स्किन जो है वो कहीं पर भी फ्रॉग हो हमेशा रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी ही करेगी. सो सेकेंड इज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ये करीब 35% रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू करता है. 35%. वही सेम थ्रू सेम थिन, मॉइस्ट, वस्कुलर, स्किन. मॉइस्ट स्किन. 35 एंड 55 ऑलमोस्ट 90% रेस्पिरेशन. बचा हुआ जो 10% रेस्पिरेशन है वो जब ये अपने माउथ में एयर लेता है तो जो बक्कोफैरिंजियल कैविटी की लाइनिंग है, म्यूकोजा है, एपिथेलियल लाइनिंग है, उसके थ्रू एक्सचेंज हो जाता है. सो द थर्ड मोड इज कॉल्ड बक्कोफैरिंजियल रेस्पिरेशन, एंड दिस इज अबाउट 10%. 10% or less than 10%. Buccopharyngeal respiration. All right, this is the third type. और ये किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू epithelial lining of buccopharyngeal cavity.
ऑफ बक्कोफैरेंजियल कैविटी। इसकी लाइनिंग के थ्रू जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वही सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ऑलराइट, सो क्वेश्चन जिस तरह से आता है, पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉग रिस्पायर्स इन वाटर और ड्यूरिंग हाइबरनेशन एस्टिवेशन बाय, द आंसर इज ओनली स्किन, दैट इज क्यूटेनियस। ऑन लैंड बाय लंग्स, स्किन एंड बक्कोफैरेंजियल लाइनिंग। ऑलराइट, तो यहां पर अगर हम देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बन जाएगा, एंड दैट नोट सेज दैट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अकर्स ऑलवेज, चाहे वो लैंड पे हो, वाटर में हो, कहीं भी हो, स्किन तो हमेशा रेस्पायर करेगी ही करेगी। लंग्स और फैरेंजियल कैविटी जो है ये सिर्फ लैंड पर एक्टिव होती है। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फ्रॉग? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑलवेज अकर्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑलवेज अकर्स, ऑलवेज। ऑलराइट, आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो हम जानते हैं, सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा स्किन के थ्रू। बक्कोफैरेंजियल भी सिंपल लाइनिंग के थ्रू डिफ्यूजन हो जाएगा, बट लंग्स के थ्रू कैसे रेस्पायर करते हैं इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लीज नोट दिस डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स, let's talk about the pulmonary respiration in frog. Now this is very very interesting. Why it is interesting? Let's understand. क्यूटेनियस और बक्कोफैरेंजियल की हम बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो तो सिंपल रेस्पिरेशन है, डिफ्यूजन के थ्रू अकर हो जाएगा। बट लंग्स जो है ये इंटरनल ऑर्गन्स है, यहां तक कैसे पहुंचेगी एयर, हम ये बात कर रहे हैं। सो दिस अकर्स थ्रू लंग्स। सो लेट अस राइट अबाउट लंग्स फर्स्ट। लंग्स कैसे होते हैं? लंग्स वन पेयर है, एक जोड़ी, सेम जैसे हमारे ह्यूमंस में है। पिंकिश होते हैं, पियर शेप, नाशपाती शेप के होते हैं, थैले जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। सो दे आर वन पेयर, पियर शेप्ड, पिंकिश, थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि एक्सचेंज करना है। सो थिन वॉल्ड, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, थैले जैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ऑलराइट, ये भी हार्ट के दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्रंक में, थोरैक्स में। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाई दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ह्यूमंस में क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम याद हो, ह्यूमंस में रिब्स प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है मैमल्स में। तो डायफ्राम हमारा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिब्स एक्सपैंड करते हैं, तो हमारे जो लंग्स है उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर घट जाता है, लोअर हो जाता है और एयर जो है वो अंदर आ जाती है। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर बढ़ता है एंड एयर फ्लोज आउटसाइड टू द एटमॉस्फेयर, यानी एक्सपायरेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे में डायफ्राम है, रिब्स हैं। बट एम्फीबियन फ्रॉग के पास ना रिब्स हैं ना डायफ्राम है। फिर वो कैसे एयर को अंदर लेगा लंग्स के और कैसे एयर को लंग्स से बाहर एक्सेल करेगा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसे नेगेटिव प्रेशर रेस्पिरेशन कहते हैं। बिल्कुल जैसे आप आपको एक सिरिंज में कोई इंजेक्शन फ्लूइड भरना है तो आप क्या करते हो, सपोज ये बॉटल है, ये सिरिंज है, अपन ने सिरिंज की जो नीडल है उसको अंदर डाला और जो उसका पिस्टन होता है उसको अपन खींचते हैं। जब पिस्टन खींचते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर से वो फ्लूइड उस सिरिंज के अंदर बढ़ जाता है। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि पिस्टन नहीं है, डायफ्राम नहीं है, रिब्स नहीं है, रिब्स वाली मसल्स नहीं है। तो फिर इनमें कैसे होगा? इनमें होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो दे हैव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब है लंग्स एयर को खींच नहीं रहे हैं, लंग्स के अंदर धक्का दिया जा रहा है हवा को माउथ के थ्रू। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। दे हैव पॉजिटिव प्रेशर। हमारे में क्या होता है, एयर जो है वो एक्सटर्नल लेयर से नोज चेंबर में जाती है, इंटरनल लेयर से, और फिर वो फैरिंग से, नेजोफैरिंग से होती हुई ट्रेकिया में चली जाती है। माउथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, माउथ के थ्रू फूड जाता है।
यहां पर जो एयर आएगी वो पहले इसकी नाक नॉस्ट्रल्स के थ्रू कैसे जाएगी, एयर, दिस विल गो थ्रू नॉस्ट्रल्स इनटू माउथ, और माउथ इसको धक्का देगा लंग्स में। कैसे, वो अभी अपन देखेंगे। सो माउथ इज गेटिंग इन्वॉल्व। हमारे में माउथ इन्वॉल्व नहीं होता है, नॉस्ट्रल से सीधे ट्रेकिया और फिर लंग्स में चली जाती है एयर। क्या होता है इसमें आप समझिएगा। सपोज करिए कि ये फ्रॉग की बकल कैविटी है, सपोज दिस इज द माउथ, ये यहाँ पे नॉस्ट्रल है, ऑलराइट, ये माउथ है, ये बकल कैविटी है। मैं पूरा फ्रॉग नहीं ड्रॉ कर रही हूं, और यहाँ बकल कैविटी से जुड़े हुए इधर पे ये पिंकिश स्ट्रक्चर्स हैं, लंग्स। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज द माउथ कैविटी। माउथ कैविटी से अटैच्ड होती हैं दो मसल्स, एक इधर अटैच्ड है और एक इस तरह से अटैच्ड है, दो मसल्स अटैच्ड है। आइए इसको लेबल कर देते हैं। दिस इज नॉस्ट्रल, दिस वेरी इंटरेस्टिंग, ये है बक्कल कैविटी और द बक्कोफैरिंजियल कैविटी। हम यहाँ शॉर्ट में बक्कल कैविटी लिख देते हैं। ये दोनों जो हैं ये लंग्स हैं जो खूब सारे एल्विलाई के बने हुए हैं, पिंकिश स्ट्रक्चर्स हैं लाइक दिस। सो दीज आर द लंग्स। ये जो दो मसल्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें से ये फ्रॉग का नीचे का पार्ट है वेंट्रल, ये ऊपर का पार्ट है। नीचे का पार्ट यानी फ्रंट पार्ट, वेंट्रल पार्ट, हमारे वेंट्रल पार्ट में चेस्ट बोन होती है, इसमें भी चेस्ट बोन होगी, स्टर्नम, इससे जुड़ी हुई मसल है, तो इसका नाम है स्टर्नोहायल मसल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टर्नोहायल मसल्स। और जो ऊपर वाली मसल है इसे कहते हैं पेट्रोहायल मसल्स। ये दोनों नाम आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, इन पे क्वेश्चन आता है। पेट्रोहायल मसल। नाउ व्हाट विल हैपन, सबसे पहले ये स्टर्नोहायल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो बक्कल कैविटी है वो नीचे लोअर डाउन हो जाएगी इस तरह से। ये बक्कल कैविटी लोअर डाउन हो गई, नीचे पुश हो गई। जब ये नीचे पुश हुई तो यहां वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो इस नॉस्ट्रल्स के थ्रू ये एयर बक्कल कैविटी में एंटर कर गई। ऑलराइट, लाइक दिस। सो व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस राइट डाउन। अगर हम इस प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टर्नोहायल मसल। ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, कौन सी मसल्स रेस्पिरेशन में हेल्प करती है फ्रॉग के, स्टर्नोहायल मसल। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या होगा, सेकंड, बक्कल कैविटी लोअर्स डाउन। बक्कल कैविटी लोअर होगी तो क्या होगा, इसके अंदर का प्रेशर, जो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो एयर अंदर एंटर हो जाएगी। सो एयर एंटर्स इनटू बक्कल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रल्स, अब क्या होता है, ये नॉस्ट्रल बंद हो जाएगा। नाउ नॉस्ट्रल क्लोजेस, और नॉस्ट्रल क्लोज होकर जो ऊपर वाली मसल है पेट्रोहायल मसल, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इस बक्कल कैविटी को ऊपर खींचेगी तो बक्कल कैविटी का वॉल्यूम कम होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। ऑलराइट, सो लेट मी क्विकली ड्रॉ दिस, व्हाट विल हैपन। ये तो बंद हो चुका है, दिस इज क्लोज्ड। नाउ दिस इज द बक्कल कैविटी। ऑलराइट, ये इससे जुड़े हुए दोनों लंग्स हैं, हम क्विकली बना लेते हैं शॉर्ट में। अब ये जो ये माउथ है इधर। नाउ दिस नॉस्ट्रल इज क्लोज्ड नॉस्ट्रल। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। अभी ये बक्कल कैविटी कैसे थी, नीचे हो गई थी। क्यों, क्योंकि इसको स्टर्नोहायल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करके डाउन कर दिया था। बट ऊपर वाली मसल खींचेगी तो ये बक्कल कैविटी जो है ये एलिवेट हो जाएगी लाइक दिस। अब ये तो नॉस्ट्रल बंद है, यहां से तो हवा बाहर निकल नहीं सकती, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये एयर कहां जाएगी, लंग्स में आ जाएगी लाइक दिस। ऑलराइट, सो व्हाट हैपेंस नाउ, नॉस्ट्रल क्लोज, देन पेट्रोहायल मसल कॉन्ट्रैक्ट, पेट्रोहायल मसल contracts
इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, बक्कल कैविटी एलिवेट्स, ये ऊपर जाएगी, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, नॉस्ट्रल तो क्लोज है, वहां से हवा निकलेगी नहीं, तो फाइनली क्या होगा, एयर पुश्ड इनटू लंग्स। यानी लंग्स ने एयर को खींचा नहीं, लंग्स में एयर धक्के से आई है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ऑलराइट, सो दिस एयर विल नाउ कम इनसाइड द lungs. So this is how the process of pulmonary respiration happens. It's a positive pressure respiration which occurs. This is very very important. Question आता है, which muscles help in the respiration in frogs? The answer is sternohyal muscles and the petrohyal muscles. And how this happens, that I have explained. Students, जब कोई patient ventilator पर होता है, आपने सुना होगा, तब जो एयर है उस समय भी हमारी लंग्स काम नहीं कर रही होती हैं, तो नेगेटिव प्रेशर के थ्रू एयर अंदर नहीं आ सकती है। उस समय पर भी जो वेंटिलेटर मशीन है वो इसी तरह से वर्क करती है और एयर को हमारी लंग्स में पुश करती है। सो जो वेंटिलेटर पे जो रेस्पिरेशन है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन। आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम लास्ट में एक ट्रिक लर्न कर लेंगे ताकि हम तीनों ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को लर्न कर सकें। प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में याद रखने की जो बातें हैं मैं एक बार क्विकली समराइज करती हूं। दैट इज द ऑन लैंड इट रेस्पायर्स बाय 3 प्रोसेस, पल्मोनरी, क्यूटेनियस एंड बक्कोफैरिंजियल। इनसाइड वाटर एंड ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन इट रेस्पायर्स ओनली थ्रू स्किन। Cutaneous respiration is the only respiration which always occurs in the frog, and pulmonary respiration is positive pressure respiration that we have already seen. Now let's learn the trick. The 3 types of respiration which happens in the frog is, हमारी ट्रिक है, प्रियंका चोपड़ा is a babe. I am sure you all agree with me. So let us see इस ट्रिक को कैसे लर्न करना है। पहला है pulmonary respiration which occurs with the help of lungs. So pulmonary respiration. Then C, this is the cutaneous respiration which occurs through the moist skin, which always happens, and this is the buccopharyngeal respiration which occurs through the lining of buccopharyngeal cavity. So this is the trick. इस क्लास में स्टूडेंट्स हमने 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग को डिटेल में स्टडी किया। वी रेड अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप इसे अच्छे से लर्न करें। इन द नेक्स्ट क्लास वील स्टडी द अदर systems of frog. Till then, a happy learning and have a good day. Thank you.